थे एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, और मैंने उसके अंदर आपको पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस और मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस कंप्लीट करवा दिया है। अब जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस। ये तीसरा एविडेंस है जिसे मैं कह रहा हूं बायोजियोग्राफिकल एविडेंस या मैं इसे कहूंगा अडैप्टिव रेडिएशन। अडैप्टिव रेडिएशन। तो यहां पे सबसे पहले ये जो वर्ड लिखा है अडैप्टिव रेडिएशन, इसकी डेफिनेशन को जान लीजिए। अडैप्टिव रेडिएशन जो टर्म लिखा गया है इसकी डेफिनेशन को जान लीजिए। देखिए, अडैप्टिव रेडिएशन वो एनवायरनमेंट वो बेसिकली इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। अडैप्टिव रेडिएशन वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसके द्वारा नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाएगा फ्रॉम अ सिंगल रैपिडली डाइवर्सिफाइंग लीनिएज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अडैप्टिव रेडिएशन इज दैट इवोल्यूशनरी प्रोसेस by which new species are formed from a single rapidly diversifying lineage। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि adaptive radiation is a evolutionary process by which new species are formed from a single rapidly diversifying lineage। सिंगल रैपिडली डाइवर्सिफाइंग लीनिएज से बहुत सारी नई स्पीशीज का फॉर्म होना अडैप्टिव रेडिएशन है। मतलब आसान साधारण भाषा में आप जान लें कि एक सिंगल स्पीशीज थी और उस स्पीशीज से बहुत सारी अलग अलग नई स्पीशीज बन जाएं, उस प्रोसेस को मैं अडैप्टिव रेडिएशन कहूँगा। अब अडैप्टिव रेडिएशन कहाँ कहाँ हमें पढ़ना है, तो अडैप्टिव रेडिएशन का सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूं वो है बेटा डार्विन फिंचेस ऑन गैलापागोस आइलैंड के ऊपर जो डार्विन फिंचेस का अडैप्टिव रेडिएशन हुआ है उसको हम यहां पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले ध्यान से समझिएगा कि ये गैलापागोस आइलैंड कहाँ है। देखिए, गैलापागोस आइलैंड बेटा साउथ अमेरिका जो है उस साउथ अमेरिका के पास में जो पूरी चारों तरफ तो इसके पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे चारों तरफ इसके पैसिफिक ओशन है। इन्हीं पैसिफिक ओशन के अंदर छोटे छोटे आइलैंड की सीरीज है, 22 आइलैंड की एक सीरीज है। ठीक है, कितने 22, मैं पहले एक साथ बना दे रहा हूं और यहाँ पे 22 आइलैंड है एक साथ। ठीक है जी, यहाँ पे 22 आइलैंड्स हैं। 22 आइलैंड की एक सीरीज है जिसे हम गैलापागोस कहते हैं, गैलापागोस आइलैंड कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात आप बेटा। यहां पे इस गैलापागोस आइलैंड के ऊपर सबसे पहली बार जाके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन यहाँ पे जब पहुंचे तो इन्होंने पाया कि इस गैलापागोस आइलैंड के ऊपर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फिंचेस एक बर्ड्स होती हैं।
प्रेजेंट थी, जिन फिंचेस को डार्विन फिंचेस कहा जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने पाया कि वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरीके की फिंचेस हैं, लेकिन क्वेश्चन उनके दिमाग में ये आया कि इतनी सारी तरीके की बर्ड्स यहाँ पे आई कैसे। मतलब उनके कहने का ये था कि कोई भी बर्ड इतनी लंबी फ्लाइट यहाँ तक नहीं ले सकती, ना यहाँ से यहाँ जा सकती। कोई भी बर्ड इतनी लंबी फ्लाइट नहीं ले सकती, मेनलैंड से इतनी दूर ये आइलैंड है, वहां तक कोई बर्ड इतना लंबा नहीं उड़ पाएगी। तो उनके दिमाग में क्वेश्चन ये आया कि फिर जब उड़ के नहीं आई है ये सारी चिड़िया, तो ये आई कैसे। तो उन्होंने इसके पीछे क्या हाइपोथेसिस दी, क्या सोचा, उन्होंने बताया कि भाई एक्सीडेंटली मतलब किसी शिप के साथ में कुछ बर्ड्स इस आइलैंड पे पहुंच गई होंगी। अब जब शुरुआत में वो पहुंची होंगी तो इतनी सारी टाइप की स्पीशीज नहीं थी, वहां पे सिंगल टाइप की कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। तो वो एक्सीडेंटली इस आइलैंड के ऊपर पहुंच गया, और वहां पे पहुंचने के बाद में कोई कंपटीशन नहीं था, और इनका स्पेस भी इनको बहुत अच्छा मिला। तो वहां पे जाके इन बर्ड्स ने खूब रिप्रोड्यूस किया और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाया। अब जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फूड और स्पेस दोनों ही लिमिटेड थे, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे कंपटीशन स्टार्ट हो गया। अब जब कंपटीशन वहां पे स्टार्ट हुआ तो या तो दो ऑप्शन थे कि भाई वो बर्ड जो है कंपटीशन करते करते मर जाती है आपस में लड़ते हुए, या दूसरा तरीका यह था कि वो बर्ड्स अपनी फीडिंग हैबिट को बदल लेती। कैसे? जो बर्ड शुरुआत में यहां से गई थी, यहां एक्सीडेंटली जो शुरुआत में इनकी बर्ड गई थी यहां पे, वो बेसिकली सीड ईटिंग बर्ड थी, वो सॉफ्ट सीड्स को खाया करती थी जो वहां पे पहुंची। लेकिन जब सीड्स की कमी होने लग गई तो कंपटीशन स्टार्ट हुआ। अब कंपटीशन में या तो खत्म हो जाओ या कुछ नया करो ताकि वहां पे सरवाइव किया जा सके। उड़ के जाके वहां से उड़ के वापस जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना। अगर ये वापस उड़ के चली जाती तो अडेप्टिव रेडिएशन ना हो जाता, वो तो माइग्रेशन हो जाता। मेरी बात समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहां पे एडेप्टिव रेडिएशन आपको जब भी मिलेगा वो हमेशा एक क्लोज्ड आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में मिलेगा। जैसे अभी हम थोड़ी देर बाद एग्जांपल पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। ऑस्ट्रेलिया भी आपको एक क्लोज ज्योग्राफिकल या आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एक कॉन्टिनेंट है जिसको चारों तरफ से पानी ने घेरा हुआ है, वहां पे भी एडेप्टिव रेडिएशन हुआ। लेकिन फिलहाल मैं अभी यहां पे वापस रहूंगा इसी टॉपिक के ऊपर। मैंने बोला कि अगर ये वापस उड़ के चली जाती तो एडेप्टिव रेडिएशन ना होता, इनको मजबूरन यहीं पे रहना पड़ा। तो यहाँ पे रह के उनके पास में दिक्कत ये थी कि भाई ऐसा सोचा उन्होंने, कुछ जो पहले सॉफ्ट कोटेड एड्स खाती थी, सीड्स को खाती थी, तो कुछ ने सोचा कि भाई हम एक काम करते हैं। कुछ मेंबर्स ने, जो शुरुआत वाले एंसेस्टर्स के मेंबर्स थे, उन्होंने सोचा कि भाई कंपटीशन को अवॉइड करना है तो एक काम कर लेते हैं कि हम जो है टफ कोटेड सीड खाने लग जाते हैं। अब टफ कोटेड सीड खाने लग गई कुछ बर्ड्स। अब लेकिन दिक्कत ये थी कि पॉपुलेशन ज़्यादा थी, ना टफ कोटेड सीड ना सॉफ्ट कोटेड सीड से पूर्ति हो नहीं रही थी, कंपटीशन घट नहीं रहा था। फिर कुछ ने सोचा कि भाई हम एक काम करते हैं, हम इंसेक्ट्स को खाना शुरू कर देते हैं। कुछ ने सोचा भाई हम कैक्टस को खाना शुरू कर देते हैं। कुछ ने बोला कि भाई हम फ्रूट्स को और बर्ड्स को खाना शुरू कर देते हैं। कुछ ने सोचा कि भाई हम एक काम करते हैं, लीव्स को खाना शुरू कर देते हैं। कुछ ने सोचा कि भाई हम एक काम करते हैं, डिगिंग करते हैं, वहाँ से इंसेक्ट निकालते हैं, ठीक है, उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो उन्होंने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अलग अलग उन्होंने फूड हैबिट को डेवलप किया। अब जैसी फूड हैबिट वहाँ पे डेवलप हुई उसी तरीके से उनके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आने शुरू हो गए। मतलब जो शुरुआत में बर्ड पहुंची थी उसकी जो बीक का साइज था वो अलग था, लेकिन जब उनमें से अलग अलग फूड हैबिट उनकी बनी तो उनका बीक का साइज भी वैसा ही डेवलप हो गया जैसे जो एक दूसरे से अलग अलग था। और वो जो अलग अलग बीक वाली बर्ड्स थी वो सब धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होती चली गई और बाद में चल के वो एक अलग स्पीशीज तैयार हो गई।
तो यहाँ पे मैंने बताया कि एक ही स्पीशीज से, एक सिंगल रैपिडली डाइवर्सिफाइंग लिनिएज से बहुत सारी नई स्पीशीज का बनना अडेप्टिव रेडिएशन है। और अडेप्टिव रेडिएशन कैसे हुआ इसकी कहानी मैंने अभी आपको बताई। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो शुरुआत में बर्ड पहुंची होगी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, शुरुआत में जो बर्ड वहां पे पहुंची होगी वो इस तरीके की बीक वाली थी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये सीड खाती थी, सॉफ्ट सीड खाती थी, ठीक है जी। फिर इनमें से कुछ ऐसी बर्ड बनी जो टफ कोटेड सीड को खाती थी। अब टफ कोटेड सीड को खाना था तो उनको जो है बड़ी बीक चाहिए थी उस बड़े सीड को तोड़ने के लिए। कुछ ऐसी बनी जो कैक्टस ईटिंग थी, तो कैक्टस ईटिंग जो बर्ड्स थी उनकी बीक कुछ इस तरीके से डेवलप हो गई, ठीक है, उनकी बीक कुछ इस तरीके से डेवलप हो गई। फिर कुछ ऐसी बनी जो डिगिंग करती थी, ठीक है, जो ग्रब मतलब डिगिंग करती थी, उनकी बीक ऐसी हो गई। कैक्टस ईटिंग ऐसी हो गई, ठीक है, जो बड़े सीड्स को खाती थी, लार्जर सीड्स को खाती थी, या लार्जर फिंचेस जो बनी वो ऐसी हो गई। इनमें से जो इंसेक्ट ईटिंग थी वो कुछ इस तरीके से हो गई, ठीक है। फ्रूट एंड बर्ड्स को खाने वाली जो थी वो कुछ अलग टाइप की हो गई, ठीक है, वो कुछ अलग टाइप की हो गई। यहाँ पे एक ही फिंच से कितनी डिफरेंट टाइप की जो फिंचेस हैं वो तैयार हो गई बेटा, वो अलग अलग टाइप की फिंचेस तैयार हो गई, ठीक है। ये इंसेक्ट ईटिंग है, ये फ्रूट्स को खाने वाली है, फ्रूट एंड बर्ड्स को खाने वाली है। तो आप देख पाएंगे एक कॉमन एंसेस्टर, एक एंसेस्टर से अलग अलग बर्ड या अलग अलग स्पीशीज का फॉर्म होना क्या कहलाता है? अडैप्टिव रेडिएशन कहलाता है। अब ऐसा ही अडैप्टिव रेडिएशन सिमिलरली एक जगह और हुआ वर्ल्ड में, और वो था अडैप्टिव रेडिएशन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का। अडैप्टिव रेडिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अब ध्यान से समझना, देखिए बेटा, ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा से वो अलग ही कॉन्टिनेंट रहा था। शुरुआत में ऐसा रहा होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है आज की डेट में वो कभी मेनलैंड से भी जुड़ा रहा होगा, फिर टेक्टोनिक ड्रिफ्ट होने की वजह से वो धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट खिसकती गई और वो अलग होता हुआ बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसके ऊपर एनिमल्स या लाइफ फॉर्म ना रही हूँ, उसके ऊपर एनिमल्स थे। तो वो जो एनिमल्स वहाँ पे थे, अब वो बाकी ज्योग्राफिकल रीजन से कट गए, ना वो मूव कर सकते थे ना माइग्रेट कर सकते थे। अब जो भी कुछ उन्होंने करना था वो सब कुछ उन्होंने उस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे ही करना था। तो उसी में एक अनडेवलप्ड मैमल्स होते हैं जिन्हें हम मार्सुपियल कहते हैं, मार्सुपियल्स, जो पाउच्ड एनिमल्स हैं या अनडेवलप्ड मैमल्स हैं, ठीक है, जिनके पास पाउच होते हैं। तो उन्हीं अनडेवलप्ड मैमल्स में क्या हुआ बेटा, जैसे ये एक ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है बेटा, ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे मार्सुपियल है। तो इनमें से कुछ मार्सुपियल इस हैबिटेट में गए, कुछ मार्सुपियल इधर चले गए, कुछ मार्सुपियल दूसरे हैबिटेट में चले गए, ये कुछ मार्सुपियल यहाँ पे चले गए, कुछ इस जगह पे चले गए और कुछ इस जगह पे चले गए। तो जब इसी मार्सुपियल के कई मेंबर, मतलब इसके जो मेंबर्स थे, कुछ मेंबर उठ के यहाँ पे आ गए, कुछ मेंबर्स उठ के यहाँ पे आ गए, इन्हीं में से। और जब अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में गए तो अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में वहाँ पे अलग डिमांड थी,
ठीक है, अलग हैबिटेट था, तो उन्होंने उस हैबिटेट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना शुरू किया। तो जिस तरीके से उनके अडेप्टेशन हुई उस तरीके से उनके स्ट्रक्चर्स डेवलप होते चले गए और लंबे एवोल्यूशनरी पीरियड के बाद में वो सब अलग अलग स्पीशीज बन गए। अब इनमें से कुछ बन गए कंगारू, कुछ बन गए रैट, कुछ बन गए मोल, कुछ बन गए बैंडेड एंट ईटर्स, कुछ बन गए इनमें जो है फ्लाइंग स्क्वायरल, कुछ कोआला बन गए, कुछ तस्मानियन वुल्फ बन गए। ठीक है, तो इसी तरीके से वहां पे बैंडिकूट बन गया, इसी तरीके से बहुत सारी नई स्पीशीज वहां पे बन के आ गई। तो ये जो हुआ है इसे अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो ये जो अडेप्टिव रेडिएशन हुआ ये तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का हुआ है, ये तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का हुआ है कि अलग अलग हैबिटेट में गए और वहां पे जाके नई स्पीशीज को फॉर्म कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड अडेप्टिव रेडिएशन। क्यों? क्योंकि देखिए एक ही स्पीशीज से कई नई स्पीशीज बन रही हैं। अब जैसे यहां पे जाके क्या किया इन्होंने, जैसे कुछ जाके बन गए मोल, मार्सुपियल मोल कह रहा हूं, कुछ बन गए मार्सुपियल मोल, कुछ बन गए कोआला, कुछ बन गए कैंगरू, ठीक है जी, कुछ बन गए वहां पे बैंडिकूट, कुछ बन गए तस्मानियन वुल्फ, ठीक है, कुछ बन गए फ्लाइंग स्क्वायरल, कुछ बन गए फ्लाइंग स्क्वायरल, तो ऐसे करके नई स्पीशीज तैयार कर दी इन्होंने। अब इसी तरीके से जैसे मार्सुपियल्स यहाँ पे थे, इसी तरीके से यहाँ पे कुछ प्लासेंटल मैमल्स भी हुआ करते थे, कुछ प्लासेंटल मैमल्स भी थे जो यहाँ पे मौजूद थे। अब जैसे जैसे मार्सुपियल नए नए हैबिटेट में गए तो ऐसे ऐसे प्लासेंटल मैमल भी उन हैबिटेट्स में पहुंचे जहां जहां पे मार्सुपियल्स थे, जहां जहां पे मार्सुपियल्स थे वहां पे प्लासेंटल मैमल भी पहुंच गए। तो जब प्लासेंटल मैमल पहुंचे उसी सेम हैबिटेट में जहां पे पहले से मार्सुपियल एग्जिस्ट करते थे, तो उन एनवायरमेंटल कंडीशन में जो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन या जो अडेप्टेशन मार्सुपियल्स की रही होगी वैसे ही प्लासेंटल मैमल की भी होगी। तो प्लासेंटल मैमल और मार्सुपियल जो एक हैबिटेट में रहे वो एक दूसरे से सिमिलर दिखने लग गए, एक दूसरे से रिजेंबल करने लग गए, लेकिन दोनों के एंसेस्टर अलग थे। एक मार्सुपियल की स्ट्रीम थी और दूसरी प्लासेंटल मैमल की स्ट्रीम थी। और वहां पे जब दो अडेप्टिव रेडिएशन एक साथ में हुए, एक मार्सुपियल्स का और प्लासेंटल मैमल का, तो इसी चीज के लिए टर्म दे दिया गया कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। व्हेन मोर देन टू अडेप्टिव रेडिएशन या व्हेन टू अडेप्टिव रेडिएशन टेक प्लेस इन सिंगल ज्योग्राफिकल रीजन, देन द प्रोसेस इज नोन एज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक डेफिनेशन बताई थी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की, कि जब अनरिलेटेड एनिमल्स एक सिंगल हैबिटेट में जाने के बाद एक दूसरे से सिमिलर दिखने लग जाएं, उस प्रोसेस को कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। और यहां पे भी क्या हुआ है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुआ है। प्लासेंटल मैमल अलग थे, मार्सुपियल अलग थे, लेकिन सेम हैबिटेट में गए जिसकी वजह से एक जैसे दिखने लग गए, तो उसे मैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहूंगा। अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा आपको। ये मार्सुपियल रेडिएशन ऑस्ट्रेलिया का दिखाया गया है। तो यहां पे अगर आप देख पाए तो शुरुआत में यहां पे एक एंसेस्टर रहा और यही एंसेस्टर नई नई जगहों पे गया और जाने के बाद में उन एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से वो अडेप्ट किया और करने के बाद में तस्मानियन वुल्फ वहां पे बना, टाइगर कैट बनी, बैंडिकूट को बैंडी रैट कह दिया है इन्होंने, नहीं बैंडिकूट अलग है, बैंडेड रैट है, सॉरी, ठीक है, इसे कैंगरू रैट भी कहा जाता है।
मार्सुपियल रेट डेवलप हुए, कैंगरू डेवलप हुए, आपके वोम्बिट बना, बैंडिकूट, क्वाला, मार्सुपियल मोल्स, शुगर ग्लाइडर, ये सारे के सारे जो स्पीशीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सब सिंगल स्पीशीज से अराइज्ड है और ये अडैप्टिव रेडिएशन की वजह से बन पाई है बेटा, ये सब अडैप्टिव रेडिएशन की वजह से बन पाई है। अगर आप एक एनसीईआरटी का डायग्राम देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे आप देख पाएंगे इस डायग्राम से, तो यहाँ पे आपको दिख रही होगी कॉमन एंसेस्टर बर्ड की, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, किसके, डार्विन फिंचेस जो गैलापागोस आइलैंड पे थी। तो इनका कॉमन एंसेस्टर ऐसी बर्ड थी। फिर इन्हीं से कुछ इंसेक्ट ईटर बनी जिनकी बीक अलग हो गई, जो अलग स्ट्रक्चरली एक दूसरे से दिखने लग गई। सीड ईटर जो फिंचेस थी वो कुछ ऐसी दिखने लग गई। कैक्टस सीड्स को और प्लांट्स को खाने वाली ऐसी दिखी, और बर्ड्स और फ्रूट को खाने वाली कुछ ऐसी बन गई। तो एक ही कॉमन एंसेस्टर से जब डिफरेंट टाइप की नई स्पीशीज बन जाती हों, उस प्रोसेस को हम कहते हैं अडैप्टिव रेडिएशन। ठीक है, उस चीज को हम क्या कहेंगे, अडैप्टिव रेडिएशन। ठीक है, ये आप एक डायग्राम के थ्रू और देखिए। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि मार्सुपियल रेडिएशन हुआ है। तो मार्सुपियल रेडिएशन होने के बाद में तस्मानियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीटर, मार्सुपियल रेट, कैंगरू, वोम्बेट, बैंडिकूट, क्वाला, मार्सुपियल मोल और शुगर ग्लाइडर, ये सारी बन गई हैं। किससे बनी है, एक सिंगल एंसेस्टर से बनी है। तो इसे क्या कहेंगे, अडैप्टिव रेडिएशन कहेंगे। और मैंने बताया कि जब अडैप्टिव रेडिएशन दो एडेप्टिव रेडिएशन एक जगह पे पैरेलली होने लग जाएं तो उसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहां पे हुआ, तो आइए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखिए कहां पे हुआ है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है ये बेटा, देखिए एक तरफ लिखे हैं प्लासेंटल मैमल्स और एक है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। तो यहां पे आप अगर देख पाएंगे तो एक तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा मोल, दूसरी तरफ आपको मिलेगा मार्सुपियल मोल। ठीक है, यहां पे बन जाएगा लेसर एंट ईटर, यहां पे है नंबट या बेंडेड एंट ईटर कहते हैं इसे। यहां पे नॉर्मल माउस बना, ये सब प्लासेंटल मैमल हैं, इधर वाले सारे के सारे प्लासेंटल मैमल हैं बेटा, और इधर वाले सारे के सारे ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं। ये सब मार्सुपियल स्ट्रीम से बने हैं, ये सब प्लासेंटल मैमल स्ट्रीम से बने हैं। और ध्यान से एक बात और समझना, ये सब बने हैं कॉमन हैबिटेट में बने हैं। मतलब जो क्लाइंबर थे उसमें जैसे जो कॉमन हैबिटेट जो पेड़ के ऊपर रहने लगे, जैसे लेमूर बना प्लासेंटल मैमल से, और स्पॉटेड कस्कस बन गया किससे, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से। जैसे फ्लाइंग स्क्विरल जो ग्लाइडर है, फ्लाइंग स्क्विरल प्लासेंटल मैमल से बनी, लेकिन उसी हैबिटेट में रहते हुए फ्लाइंग फैलेंजर बनी जो कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से, लेकिन दोनों एक जैसे हैबिटेट में रह रही थी इसलिए एक जैसी दिखने लग गई। ऑसिलोट को यहां पे बॉबकैट कहा गया है। तो बॉबकैट जो बनी वो प्लासेंटल मैमल से बनी, और जो टाइगर कैट बनी वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से बनी। इसी तरीके से नॉर्मल वुल्फ जो बना वो प्लासेंटल मैमल से बना, और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से बना बेटा तस्मानियन वुल्फ। तो ये जो हुआ है जिसमें आपको एक जैसे कॉमन हैबिटेट में रहने के बाद में दो डिफरेंट लीनिएज से आने वाले एनिमल एक दूसरे से सिमिलर दिखने लग गए, इसे ही कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहा गया। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसके बीच में हुआ है बेटा, प्लासेंटल मैमल और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बीच में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, दो पैरेलल इवोल्यूशन एक साथ हुए हैं, इसीलिए मैं इसे क्या कह रहा हूं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कह दे रहा हूं। ठीक है जी, इसीलिए मैं इसे बेटा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कह दे रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पे अडैप्टिव रेडिएशन का एक और एग्जांपल है आपके सामने। आप अगर देख पाए तो पहले कॉमन जो एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग ग्राउंड फिंच थी ऐसी थी, अब इसी एक बर्ड से ट्री फिंच बन गई जो बेसिकली फ्रूट ईटर थी। इनमें कुछ इंसेक्ट ईटर बन गई, कुछ कैक्टस ईटर बन गई, कुछ बेटा आपकी लार्ज ग्राउंड फिंचेस बन गई जो बड़े सीड्स को खाती थी। तो एक एंसेस्टर से अलग अलग नई स्पीशीज का बन जाना क्या कहलाता है, अडैप्टिव रेडिएशन कहलाएगा बेटा।
और मैंने बता दिया अडेप्टिव रेडिएशन 3 जगह हुआ। सबसे पहला अडेप्टिव रेडिएशन हुआ कहां पे? गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन फिंचेस का। दूसरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर मार्सुपियल्स का। तीसरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही प्लासेंटल मैमल्स का। और जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 अडेप्टिव रेडिएशन एक साथ हुए, पैरेलली हुए, मार्सुपियल का और प्लासेंटल मैमल का, उसको हमने क्या कह दिया? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कह दिया बेटा। उसे हमने कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कह दिया।